नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए जो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के जो पॉलिटी है और हिस्ट्री है उसके यहाँ पर एमसीक्यूज़ लेके आते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का जो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये यहाँ पर सीरियल नंबर 5 से रहेगा। तो यह दोस्तों क्वेश्चन कि यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर नए राज्य का सृजन किया जाता है तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे पहली, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहली अनुसूची। यहाँ पर पहली जो अनुसूची है इसमें क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है और नए राज्यों का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो जो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए है आपका राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी है राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी है पंचायत व्यवस्था को, ऑप्शन डी है भाषाओं को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को यहाँ पर अनुसूची 4 में विवेचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर दोस्तों कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि जो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची है उसमें यहाँ पर क्या क्या उपबंधित है, ठीक है, यानी कि किस किस चीज़ के यहाँ पर उसमें विवेचना की गई है। तो यहाँ पर पहला है, यहाँ पर पहला कथन है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। नंबर 2 है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। नंबर 3 है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। नंबर 4 है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। तो आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं और इन कोटों के माध्यम से आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से इसके बारे में जो है ये कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया है, पहला सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया है, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। और नंबर 4 यानी संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया है। तो जो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची है जिसमें भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में जिसमें शपथ के बारे में कहा गया है उसमें संघ के मंत्री की पद की शपथ का प्रारूप है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ का प्रारूप उसमें नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1, 2 एंड 4। और ये आपका UPPCS प्री 2017 का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी और संसद के सदस्य। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका यहाँ पे ये भी दिया गया है कि इसमें जो है जैसे यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है CGI होता है, और जो यहाँ पर कैग होता है
उसके बारे में, किसी राज्य के मंत्री के बारे में, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी के बारे में और राज्य विधानमंडल के सदस्य के बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है और ये बोल दिया गया है कि इसमें इसको सही मैच करना है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम और नवम एक साइड दिया गया है, तो आपने अनुसूची से सही मिलान करना है। तो जो यहाँ पर चतुर्थ अनुसूची है इसमें क्या है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित हो, तो पहले का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। षष्ठम अनुसूची जो है यहाँ पर ये हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य यानी जनजातीय क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर इससे संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के संबंधित ये क्या है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अष्टम अनुसूची में दोस्तों यहाँ पर क्या है, भाषा से संबंधित है और जो नवीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट का हो जाएगा यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 यानी डी वाला और सी का हो जाएगा बी यानी थर्ड का हो जाएगा सेकंड वाला। तो ये हो जाएगा सी का और जो यहाँ पे डी है इसका कौन सा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये हो जाएगा डी वाला। तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और ये यूपीपीसीएस का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर दिया गया है 9, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपने जो आपका सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है इसका सही मिलान करना है। तो इसका दोस्तों आइए देखते हैं, इसको मैच करके यहाँ पर देखते हैं। तो जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो है दोस्तों ये विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, विधायी शक्तियों का इसमें वितरण है। फिर जो आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित दिया गया है कि भारत के संविधान में कौन कौन सी भाषाओं को जो है वहाँ पर उसमें उल्लेख किया गया है या कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में दोस्तों कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है। ठीक है, तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, जैसे कि आपका जो प्रॉपर्टी राइट्स था वो वाला जो है इसमें अनुसूची में क्या किया गया है, इसमें उसको जो है फंडामेंटल राइट से अब लीगल राइट बनाया गया है। फिर आता है दोस्तों 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची दोस्तों आपकी किससे संबंधित है, ये है आपका दल परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि अगर कोई सदस्य किसी दल का दूसरे सदस्य में जाता है या उसको किस तरह से जो है उसकी यहाँ पर उसकी जो है एलिजिबिलिटी वहाँ पर जो है दल में किस तरीके से उसकी वहाँ पे दी गई है और किस तरीके से जो है उसको नॉन एलिजिबल वहाँ पर बता दिया जाता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर ये 10वीं अनुसूची में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पहले का तीसरा और बी का जो है फर्स्ट, सी का जो है फोर्थ हो जाएगा और डी का हो जाएगा सेकंड। तो ये आपका UPRO का 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ये आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता। ठीक है, तो अगर कोई दल परिवर्तन करता है तो उसको नॉन एलिजिबल कैसे उसको वहाँ पर घोषित किया जाता है, इसका वहाँ पर 10वीं अनुसूची में यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर भी आपने जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल करना है। तो यहाँ पर ए है 7वीं अनुसूची। तो अभी हमने ऊपर देखा कि 7वीं अनुसूची में जो है यहाँ पर विधायी शक्तियों का क्या है, वितरण किया गया है। ठीक है। और 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची आपका कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है। और 10वीं अनुसूची दोस्तों ये जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7वीं अनुसूची ये हो जाएगा संघ और समवर्ती तथा राज्य सूचियाँ। 8वीं अनुसूची ये हो जाएगा दोस्तों भाषा से संबंधित। और 9वीं अनुसूची ये हो जाएगा दोस्तों कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची ये हो जाएगा आपका दल परिवर्तन पर निर्भरता। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये आपका यूपी ROE 2016 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो आपसे पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है यहाँ पर जो 9वीं अनुसूची है उसको पुनः स्थापित किया गया था। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो ये आपका देखिए दोस्तों IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। देख सकते हैं आपकी कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कितनी इसकी इम्पोर्टेंस आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी रह सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था तथा इसके अंतर्गत शामिल किए गए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों को के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध है। इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 खा के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है कि 9वीं अनुसूची को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान प्रथम संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आपका कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और इसके तहत जो है क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची को जो है पुनः स्थापित किया गया था। और इससे जो है क्या किया जाता है, जो अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यकरण है, यानी कि कुछ यहाँ पर जो क्या होते हैं, जो विधि मान्यकरण जो कुछ ऐसे अधिनियम होते हैं उनको क्या किया जाता है, इसके तहत रखा जाता है। और इसी के माध्यम से दोस्तों क्या किया गया था, भारत में जो है जमींदारी उन्मूलन हेतु भूमि सुधार कानूनों को यहाँ पर बनाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको भी जो है इस तरीके से भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो ये कौन से बात किस अनुसूची में बात की गई है, 7वीं अनुसूची है या 9वीं अनुसूची है या 8वीं अनुसूची है या 10वीं अनुसूची। तो अभी हमने ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि भूमि सुधार से संबंधित जो भी अनुसूची है वो कौन सी है, 9वीं अनुसूची है, उसके तहत किया गया था, भूमि सुधार कानून बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के, यहाँ पर आपने कथन पर विचार करना है। देखिए कि पहला कथन है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है।
नंबर दूसरा कथन है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर कथन सही है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, आपका जो ये पहला कथन है, आइए इसको दोबारा पढ़ते हैं कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो ये वाला तो दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भारत की संसद जो है किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की अनुसूची 9वीं में डाल सकती है। जो कि विशेष कानून बनाया जाता है उसको किस में डाल सकती है, 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। और दूसरा कथन जो है यहाँ पर कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो है ये एकदम एक्सट्रीम यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि बिल्कुल जो है नकार दिया गया है कि किसी भी न्यायालय में जो है उसका वैधता का परीक्षण नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर कोई 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून है तो उसके ऊपर जो है दोस्तों न्यायालय यहाँ पर उसकी समीक्षा कर सकता है, उसकी वैधता की जांच कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों उस पर कोई भी जो है निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये एक एक्सट्रीम इस तरीके की जो स्टेटमेंट होती है वो मोस्टली क्या होती है, आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट होती है। जहाँ पर कोई भी बात जो है एक एक्सट्रीम लेवल पे की जाए तो उसको जो है वो मोस्टली क्या होता है, वो स्टेटमेंट गलत होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे आप कि भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। तो आपने ये भी याद रखना है कि 9वीं अनुसूची के तहत जो है कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, 31 का यानी 31A, 31A एंड 31B जोड़े गए थे। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियाँ यानी भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। ठीक है, तो जिनको क्या है, न्यायिक समीक्षा से बचाव देना आशयित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल है, यानी लॉ शामिल है, कानून शामिल हैं। अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अनुच्छेद 31 खा है यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों को और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। यानी कि इसकी जो है यहाँ पर शक्ति कानून बनाने की जो है संसद को दी गई है, लेकिन इसकी न्यायिक समीक्षा जो है ये हो सकती है। इसको जो है न्यायिक समीक्षा के लिए यहाँ पर जांचा जा सकता है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद विवाद की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वह अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में से कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। तो इसकी न्यायिक समीक्षा इसलिए की जा सकती है कि अगर वो मूल संविधान में से जो आपका अनुच्छेद 21, 14 और 19 है, यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स 21, 14 और 19 हैं, अगर उनका वायलेशन होता है या अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो उस कानून की जो 9वीं अनुसूची में जो कानून बनाए जाते हैं या कोई भी कानून हो तो उसकी क्या हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और ये जो है ये कब है, ये लैंडमार्क डिसीजन जो है जब ये 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती बनाम वाला जो ये केस है, इसके बाद जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कि कोहेल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी आपको एक पता लग गया यहाँ पे एक क्वेश्चन नया दूसरा कि कोहेल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9वीं अनुसूची से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। सॉरी, ये आपका कोहेल्हो केस है। और ये दोस्तों आपका UPPCS 2017 का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।